नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहां पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के स्त्रोतों के बारे में पढ़ा था, हमने सोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम गुलाम वंश के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में भी हम बेसिक बातों का अध्ययन कर सकें, उसके बारे में बुनियादी बातों को हम जान सकें। पहले हम जरा कल की क्लास को एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, और फिर हम स्लेव डायनेस्टी को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए साथियों, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दिल्ली वाले क्षेत्र में, जो दिल्ली वाला इलाका है, यहाँ पर 1206 से लेकर के 1526 तक 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया, और इन 5 वंशों के शासन को ही हम दिल्ली सल्तनत का नाम देते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि जो दिल्ली वाला रीजन है, वहाँ 1206 से लेकर के 1526 तक 5 डिफरेंट डायनेस्टी रूल करती है, और इसी को हम दिल्ली सल्तनत का नाम देते हैं। अब इन 5 वंशों के नाम भी हमने पढ़े थे। हमने देखा था कि सबसे पहले इस क्रम में यहाँ गुलाम वंश आता है, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आता है, जो सबसे कम समय तक शासन करता है। फिर तुगलक वंश आता है, जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करता है। उसके बाद सैयद वंश आता है, ये सिया मुसलमान थे। और फिर आखिर में लोदी वंश आता है, जो कि अफगान थे, जो कि अफगान से बिलोंग करते थे। इसमें जो खिलजी है, इन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया था, इनका बहुत ही मिनिमम रूलिंग पीरियड रहा। जो तुगलक हैं, इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, इनका रूलिंग पीरियड बहुत ज्यादा रहा प्यारे साथियों। और वहीं जो सैयद है, ये शिया वंश था एक, और जो लोदी हैं, ये अफगान वंश था। इतनी बातों को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सोर्सेस के बारे में भी बात की थी, अलग अलग किताबें पढ़ी थी। अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। उनकी प्रमुख किताबें, चाहे वो आशिका हो, नूह से पेहर हो, तुगलकनामा हो, इन सब के बारे में पढ़ा। हसन निजामी की ताजुल मासिर के बारे में पढ़ा। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही के बारे में, फतवा जहांदारी के बारे में पढ़ा। ऐसे अलग अलग किताबों का अध्ययन हमने किया था, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैं चाहूंगा कि कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि इक्ता व्यवस्था, जिसके बारे में हम आज नहीं तो कल की क्लास में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इक्ता व्यवस्था की जानकारी हमें किस किताब से मिलती है। जो इक्ता प्रणाली है, जो कि एक मुख्य रूप से राजस्व प्रणाली थी, एक रेवेन्यू सिस्टम था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए। तो अब इसी क्रम में सबसे पहले हमें गुलाम वंश का अध्ययन करना है। इसी क्रम में सबसे पहले हमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। अब देखो, पहले कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जो गुलाम वंश है साथियों, जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी, तो गुलाम वंश के राजाओं ने 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली पर शासन किया। 1206 से लेकर के 1290 तक ये रूल करते हैं। ठीक है, 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया। पहली बात तो यह है कि यह दिल्ली पर शासन करने वाला, या दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत को मैं डीएस लिखूंगा, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है। इट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है, तो उसका नाम भी आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उम्मीद है कि कल मैप के थ्रू हमने पूरी कहानी आपको समझाई थी कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। उसके बाद वो अपना क्षेत्र उसके 4 गुलामों में बांट देता है। ठीक है, 4 गुलामों में बांट देता है। कुबाचा को मुल्तान वाला इलाका मिलता है, यलदौज को गजनी वाला इलाका मिलता है, बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला इलाका मिलता है, दिल्ली, अजमेर और लाहौर का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। और इसी बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ही बिकेम द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 अलग अलग परिवारों का शासन है। ये बात बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझना कि गुलाम वंश के अंतर्गत भी
तीन अलग अलग परिवारों का शासन है या तीन अलग अलग जाति के लोग आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हमें कुतुबी वंश देखने मिलेगा। गुलाम वंश के अंतर्गत ही हमें कुतुबी रूलर्स देखने के लिए मिलेंगे। और एक कुतुबी वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल है और आराम शाह शामिल है। आराम शाह शामिल है। इसके बाद दूसरा जो हमें देखने मिलेगा वो है इलबरी तुर्क या इलबरी वंश। इसमें इल्तुतमिश से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक के शासक शामिल हैं। और तीसरा जो हमें यहां देखने मिलता है प्यारे साथियों वो है बलबनी वंश। बलबनी वंश जिसमें बलबन से लेकर के कैमूर्स तक के शासक शामिल हैं। तो गुलाम वंश के अंतर्गत खुद हमें तीन तरह के वंश देखने मिलते हैं। एक तो कुतुबी वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह शामिल है। इलबरी वंश जिसमें इल्तुतमिश से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक शामिल है। और बलबनी वंश जिसमें बलबन से लेकर के कैमूर्स तक शामिल है। अभी हम राजाओं के नाम पढ़ेंगे, शासकों के नाम पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हम और एकत्रित करते हैं। देखो ये जो गुलाम वंश है तो इतिहासकार इसको गुलाम वंश नहीं कहना चाहते। तो जो गुलाम वंश है अर्थात जो स्लेव डायनेस्टी है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि नहीं सर हम तो इसे गुलाम वंश ही कहेंगे। तो उनसे पूछा गया अच्छा आप इसे गुलाम वंश क्यों कहना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू कॉल इट स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें उनका कहना यह है कि हम इसको गुलाम वंश इसलिए कहना चाहते हैं कि चाहे वो कुतुबी डायनेस्टी हो जो इसके अंतर्गत शासन किया, उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह एक गुलाम था। बात सही है। फिर कुतुबी के बाद यहाँ इलबरी डायनेस्टी ने रूल किया और इलबरी डायनेस्टी का फाउंडर था इल्तुतमिश, वह भी एक गुलाम था। ये बात भी सही है। और तीसरा यहाँ पर बलबनी डायनेस्टी ने रूल किया और बलबनी डायनेस्टी का फाउंडर था बलबन और वह भी एक गुलाम था। तो यही कारण है कि इतिहासकार इसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इतिहासकार इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं क्योंकि स्लेव डायनेस्टी में तीन अलग अलग वंश हमें देखने मिले। कुतुबी वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम। फिर हमें देखने मिला इलबरी वंश जिसका संस्थापक इल्तुतमिश वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और फिर हमें देखने मिला बलबनी वंश जिसका संस्थापक बलबन जो इल्तुतमिश का गुलाम। तो ये एक दूसरे के स्लेव, एक दूसरे के गुलाम रहे साथियों। तो इसलिए अधिकांश इतिहासकार इसको गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी मानते हैं। दूसरा जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है इस वंश का साथियों, तो एक और नाम इसे दिया गया मामलुक डायनेस्टी या मामलुक वंश। देखो मामलुक का मतलब होता है एक ऐसा गुलाम। देखो गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा गुलाम जो कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, जो कि इंडिपेंडेंट पेरेंट से उत्पन्न हुआ हो। और दूसरी बात यह भी है कि यह बात सच है कि तीनों ही गुलाम थे लेकिन तीनों दास्ता से मुक्त हो चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुका था, ठीक है। एक और नाम जो इसे दिया जाता है, इस वंश को एक और नाम दिया जाता है प्यारे साथियों। तो एक और नाम इसे दिया गया है आदि तुर्क, ठीक है। इंग्लिश में अर्ली टर्किस डायनेस्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि गुलाम वंश के शासक ही वो थे जिन्होंने भारत में तुर्क शासन की स्थापना की। उससे पहले भारत में तुर्क शासन नहीं था। ये बात सच है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया। पर वास्तव में तुर्की शासन की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही भारत में हुई। और दिल्ली सल्तनत
को स्थापित करने वाले सबसे प्रारंभिक शासक ही गुलाम वंश के शासक थे। तो कहा गया कि जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हैं, ये वास्तव में भारत में तुर्क शासन की स्थापना करने वाले शासक हैं। ये वास्तव में इंडिया में टर्किश रूल को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो इन्हें कहा गया कि ये भारत का पहला तुर्की राज्य था। इट वॉज द फर्स्ट टर्किश रिजीम ऑफ इंडिया। तो उन्हें आदि तुर्क कहा गया। एक और नाम उन्हें क्या दिया गया? आदि तुर्क दिया गया। इसी तरह एक नाम कई बार किताबों में इल्बरी वंश भी दिया जाता है कि इन्हें इल्बरी वंश भी कहना चाहिए, लेकिन साथियों ये नाम उतना उचित नहीं है, क्योंकि आप देखें तो हमें इल्तुतमिश, उसके बाद के कुछ शासक बलबन, यही मुख्य रूप से हमें इल्बरी तुर्क दिखाई देते हैं। बाकी हमें ज्यादा बड़ी मात्रा में इल्बरी तुर्क देखने के लिए नहीं मिलते। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस वंश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इस डायनेस्टी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक वंश, आदि तुर्क, इल्बरी, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हमें इसके दिखाई देते हैं। तो आइए अब इन सभी बातों को एक बार हम अध्ययन करते हैं, डिटेल से इनको पढ़ते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जो गुलाम वंश है, जो स्लेव डायनेस्टी है, इस पर 3 अलग अलग परिवारों ने शासन किया। कुतुबी वंश, शमशी वंश या इल्बरी वंश बोलते हैं इसी को, और बलबनी वंश। शमशी हो या इल्बरी हो, बात एक ही है, ठीक है। और ये सब तुर्क थे। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रमुख शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक हैं, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि संस्थापक था, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, इसके बाद रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला शासिका, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद और क्यूमर्स। ये 11 प्रमुख शासक हमें देखने मिलते हैं। ये 11 इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें देखने मिलते हैं। तो शुरुआत गुलाम वंश की होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसके प्रमुख शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये 4 ही प्रमुख शासक हुए। बाकी बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। हाँ, नसरुद्दीन महमूद से जरूर 1-2 तथ्य जुड़ जाते हैं कि वो टोपी सिल करके अपना जीवन बिताता था, पर इसके अलावा और ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है प्यारे साथियों। तो याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद और क्यूमर्स। तो जो क्यूमर्स है वो अंतिम गुलाम वंश का शासक होगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो संस्थापक था, ही वॉज द फाउंडर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुलाम वंश, क्योंकि तीनों वंश के संस्थापक गुलाम थे। मामलुक वंश, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे। और इल्बरी, इल्तुतमिश और बलबन जो है वो इल्बरी तुर्क जाति के थे। और आदि तुर्क, क्योंकि उन्होंने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया में टर्किश रूल को एस्टेब्लिश किया था। तो स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, इल्बरी टर्किश डायनेस्टी एंड अर्ली टर्किश डायनेस्टी, ये अलग अलग नाम है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब मैं उम्मीद करके चलूंगा कि ये बैकग्राउंड आपके दिमाग में क्लियर होगा। दूसरी बात, पढ़ने से पहले एक बार मैप देख लेना चाहिए आपको। इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में स्लेव डायनेस्टी का विस्तार हो चुका था। तो एक प्रकार से आप देखें कि ये लाहौर वाले क्षेत्र से लेकर के लगभग लगभग अपना ये नदिया वाला जो क्षेत्र है, लखनौती वाला इलाका है बंगाल का, वहां तक ये फैला हुआ था। यहाँ चले जाएं तो उज्जैन में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, इन पूरे क्षेत्रों में गुलाम वंश का शासन था। इस पूरे इलाके में स्लेव डायनेस्टी का रूल था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो उम्मीद है साथियों कि अब आपके दिमाग में बैकग्राउंड क्लियर होगा, और अब हम पढ़ पाएंगे इसके पहले शासक के बारे में, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलो पहले एक कहानी के रूप में हम सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको ये सारी बातें अच्छे से बता दूंगा। पहले एक कहानी के रूप में चीजों को समझना। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 में राजा बना, और बहुत छोटी से शासन काल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, 1210 में इसकी डेथ हो गई। देखो, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत और भारत में
तुर्क शासन का संस्थापक है। ठीक है, तुर्क शासन का संस्थापक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत और ही वॉज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। बट कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, और गुलाम ही नहीं था, वह इसका दामाद भी था। ही वॉज ऑल्सो, ठीक है, वो मोहम्मद गौरी का दामाद और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ही वॉज सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। अब इसकी कहानी कैसे शुरू होती है जरा ये समझना। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये तुर्क था, ये हम सभी जानते हैं। ही वॉज टर्किश। ठीक है, जो ऐबक शब्द है, ऐबक 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 का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, गॉड ऑफ द मून। यहां से ये ऐबक वर्ड निकला है, यहां से ये ऐबक शब्द आया है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि माना जाता है कि एक जगह है निशापुर। निशापुर नाम की एक जगह है ईरान में। वहां पर इसे वहां पर इसे फखरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले खरीदा था। ठीक है, निशापुर एक जगह है ईरान में, वहां पर इसे फखरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले खरीदा था और फिर वो उसको लेकर के गजनी पहुंच गया। गजनी में मोहम्मद गौरी ने अंततः इसे खरीदा। और साथियों, ये इतना ज्यादा योग्य था, ये इतना ज्यादा कैपेबल था, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं, कि बहुत जल्दी इसे मोहम्मद गौरी ने अमीर ए आखुर बना दिया। अमीर ए आखुर का मतलब होता था हेड ऑफ कैवलरी या अश्वशाला का प्रमुख। ये इतना ज्यादा काबिल था, तो ये बहुत योग्य था और मोहम्मद गौरी के सबसे क्लोज पर्सनों में से एक था और सबसे लॉयल पर्सनों में से एक था। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई। ये हमें एक स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि ठीक है, हम ये जानते हैं कि इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये गुलाम वंश का संस्थापक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम है, दामाद है, तुर्क है। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। निशापुर से फखरुद्दीन ने खरीदा, वहां से गजनी में मोहम्मद गौरी ने खरीदा और योग्यता के आधार पर इसे अमीर ए आखुर बनाया, जो अश्वशाला का प्रमुख बनाया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अमीर ए आखुर। ठीक है जी, अब कहानी और आगे बढ़ती है, मामला और आगे बढ़ा। हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी 1175 से भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है। गौरी स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया सिंस 1175, वहां से अटैक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला जिक्र जो हमें देखने मिलता है वो तराइन के दूसरे युद्ध में देखने मिलता है और इसके बाद इसने भारत में बहुत सी लड़ाइयां जीती है, चाहे वो तराइन का दूसरा युद्ध हो या फिर वो चंदावर का युद्ध हो, बैटल ऑफ चंदावर हो, या फिर साथियों वो कालिंजर अभियान हो, या फिर वो कालिंजर अभियान हो। इस सभी जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपेबिलिटी को बताया कि वो कितना योग्य है, वो कितना कैपेबल है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारे युद्ध जीत चुका था। तो जब मोहम्मद गौरी ने बहुत बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और भारत के बहुत से क्षेत्र उसके पास थे, ये पूरा इलाका मोहम्मद गौरी के पास था, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। गौरी स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन इंडिया। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। और सबसे पहला इक्ता जो उसने प्रदान किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारतीय क्षेत्रों का प्रमुख बनाया। भारतीय जो क्षेत्र थे अर्थात जो इंडियन टेरिटरी थी उसका हेड बनाया। और 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो गई तो 1206 में ये लाहौर में था। जब गौरी की मृत्यु होती है सो ही वॉज इन लाहौर। तो लाहौर की जनता ने कहा कि आप यहाँ का शासन संभालिए। तो लाहौर की जनता के आधार पर, तो लाहौर की जनता की रिक्वेस्ट पर ये शासक बनता है, ये रूलर बनता है दिल्ली सल्तनत का। अब इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जून, समझिएगा इस बात को,
जून 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ही फाउंडेड दिल्ली सल्तनत। पर ये दिल्ली नहीं आता, ये अपनी राजधानी बनाता है, ये अपनी कैपिटल बनाता है लाहौर को। लाहौर वॉज इज कैपिटल। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाई है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसने कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। ही नेवर एवर एवर एक्वायर्ड द पोस्ट ऑफ सुल्तान। वो हमेशा दिल्ली पर साथियों शासन करता रहा मलिक। वो अपने आप को मोहम्मद गौरी का मलिक और अपने आप को मोहम्मद गौरी का सिपह सलार कहता था। ये दिखाता है कि हाउ लॉयल ही वॉज। वो कितना ज्यादा लॉयल था गौरी को लेकर के। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, वो गौरी को ही सुल्तान मानता रहा। खुद सिपह सलार और मलिक के दो अलग अलग उपाधियों से शासन करता रहा। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। दहलीवाल सिक्के, जो चांदी के दहलीवाल सिक्के मोहम्मद गौरी चला के गया था, वही सिक्के कंटिन्यू रहे। कभी भी इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। गौरी जो चलता था उसी रूप में ये चीजों को आगे बढ़ाता रहा। ठीक है, ये बड़ी बात है साथियों। ठीक, उसके अलावा इसकी जो मृत्यु होती है वो भी लाहौर में होती है। तो लाहौर में 1210 में इसकी मृत्यु होती है और बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से ये मरता है। ये पोलो खेल रहा था। पोलो को उस समय चौगान कहा जाता था। तो पोलो खेलते समय इसकी डेथ होती है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु होती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें बड़ी फेमस हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें बड़ी ही फेमस है साथियों। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये शुरू से ही कुरान का बहुत सुरीला पाठ करता था। कुरान का बहुत ही सुरीला पाठ करता था, तो इसको कुरान खां बोला गया। ठीक है, कुरान का सुरीला पाठ करने के अलावा ये बहुत ज्यादा दान दिया करता था, डोनेशन बहुत दिया करता था, जिस वजह से इसे हातिम द्वितीय कहा गया, हातिम सेकंड, और लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श। ठीक है, तीसरा, ये जो है ये हाथियों का भी इसने दान दिया है। इसने हाथियों का दान दिया, तो इस वजह से इसे पील बख्श भी कहा गया। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उपाधियां हैं। कुरान खां की उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि, पील बख्श की उपाधि, ये इसके अलग अलग टाइटल्स हैं। तो अभी बस मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा सारी बातों को। ये पूरी कहानी लिखी हुई है, पर एक कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे ये आगे बढ़ता है। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए, यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और कहा जाए तो भारत में तुर्क शासन का भी संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, गॉड ऑफ द मून। ये तुर्क जाति से संबंधित था। निशापुर जो ईरान में है, वहां पर काजी फखरुद्दीन ने इसको खरीदा था और गजनी में मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। और 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था। तो हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि गौर वाले क्षेत्र में गौरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद शासन करता है। तो गयासुद्दीन महमूद ने हसन निजामी के थ्रू इसको दाश्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया था। इवन गयासुद्दीन महमूद ने इसको सुल्तान की उपाधि भी दी थी, पर इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, अभी मैं प्रश्न भी निकाल करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रश्न बनेंगे। ये सारी इमेजेस मैंने लगाई हैं ताकि आप चीजों को समझ सकें। जैसे कुरान ख्वां वो बता रहा है, हातिम द्वितीय है, यहाँ ये चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हुई। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। 25 जून 1206 को लाहौर में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक और सिपह सलार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। कभी भी अपने नाम के सिक्के और खुतबा नहीं चलाया। राजधानी लाहौर थी और मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, पुराना एक प्रकार का पोलो, चौगान एक प्रकार का पोलो का खेल होता था। इसकी अलग अलग उपाधियां हैं, जैसे कुरान ख्वां,
क्योंकि कुरान का सुरीला पाठ करता था, लाख बख्श और हातिम द्वितीय क्योंकि लाखों का दान देता था, पील बख्श क्योंकि हाथियों का दान करता था। गौरी ने इसे अमीर ए आखूर बनाया था और 1192 में गौरी ने इसको पहला इक्ता प्रदान किया था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। अब यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं सर, एक बार क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। देखो, पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा सवाल पूछेगा कि मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता किसे प्रदान किया? व्हेन मोहम्मद गौरी स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन इंडिया, ही गेव फर्स्ट इक्टा टू हुम? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी की दास्ता से मुक्त किया था? क्योंकि गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई थी, तो साथियों गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था। नेफ्यू ऑफ मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन महमूद, freed कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम दी स्लेवरी इन 1208। अगला पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी? व्हाट वर दी टाइटल्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? नंबर ए, कुरान ख्वां, बिकॉज वो कुरान का बहुत अच्छा पाठ करता था। कुरान का ही हैड अ वेरी गुड कमांड रीडिंग कुरान। दूसरा, पील बख्श, हाथियों का दान करता था। तीसरा, हातिम द्वितीय और लाख बख्श, क्योंकि डोनेशन बहुत करता था, चैरिटी बहुत करता था। इसके बाद अगला सवाल पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। लाहौर उसके समय पर राजधानी थी। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 में इसकी मृत्यु होती है लाहौर में, पोलो खेलते समय, अर्थात चौगान खेलते समय। इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से किए जा सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों और इस बारे में बात करते हैं कि उसकी सैन्य उपलब्धियां क्या क्या रहीं, उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या रहीं। तो एक गुलाम के रूप में, मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में, जब वो स्लेव था मोहम्मद गौरी का, तो उसने तराइन की दूसरी लड़ाई जीती, चंदावर की लड़ाई जीती, रणथंभौर की लड़ाई जीती और कालिंजर की लड़ाई जीती। ये 1208 हो गया, ये 1203 है, ठीक है। फिर शासक के रूप में उसने यलदौज के साथ युद्ध किया, कुबाचा से युद्ध किया, बंगाल में खिलजी सरदारों को हराया और अली मर्दान को वहां का इक्तादार बनाया, एक प्रकार से वहां का गवर्नर बनाया। देखिए, बख्तियार खिलजी की डेथ हो जाती है और बख्तियार खिलजी की डेथ के बाद पूरे बंगाल में उथल पुथल हो जाती है। फिर ये जाता है बंगाल में, चीजों को सेटल करता है और अली मर्दान को वहां का इक्तादार बनाता है। दूसरा, अभी से ये बात शुरू हो जाएगी कि यलदौज जिसे गजनी मिला था, कुबाचा जिसे मुल्तान मिला था, ये बहुत परेशान करेंगे ना सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को बल्कि इल्तुतमिश को ही। इल्तुतमिश इनको फाइनली खत्म कर देगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे युद्ध किया, युद्ध जीता, लेकिन संधि और विवाह संबंधों के बाद, ट्रिटीज और मैरिज रिलेशंस के बाद उन दोनों को छोड़ दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इनका सफाया नहीं करेगा, इनका सफाया इल्तुतमिश करेगा। पर हाँ, उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसे इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा साथियों, ये समस्याएं रही हैं। तो ये तो हमने जो अभी चर्चा की, इन सब के बारे में, ये एक प्रकार से हमने इसकी मिलिट्री अचीवमेंट, इसका जीवन कैसा था, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली साथियों। ठीक है, एक सेकंड, चलिए। तो अब तक तो हमने इसकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में बात की, हमने ये डिस्कस किया कि कैसे इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब हमें इसके शासन के प्रभाव के बारे में भी पढ़ना है कि इसके शासन का प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो ये हुआ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि इससे भारत में तुर्क इस्लाम शासन की स्थापना हुई। तुर्क इस्लाम शासन की स्थापना हुई, टर्किश इस्लामिक रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, नंबर 1। दूसरा, इससे भारत के हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था, विशेष तौर पर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी, इन दोनों पर ही
मुस्लिम प्रभाव की शुरुआत होती है, इन दोनों पर ही इस्लामिक इफेक्ट की शुरुआत होती है। अब तीसरा जो प्रभाव आता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में आता है, अर्थात वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में आता है। जो हमें समझना जरूरी है वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में आता है, अर्थात वास्तुकला के क्षेत्र में आता है। देखो, भारत में इससे पहले कहीं पर भी डोम बनाने की शैली और मेहराब बनाने की शैली प्रचलित नहीं थी। पर इस आक्रमण के बाद भारत में गुंबद और मेहराब दोनों की शैलियां विकसित हुई। एक्चुअल में अरब देशों में, जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया जाता था। गुंबद क्या होता है कि इस तरह की एक आकृति होती है, ये गुंबद कहलाती है, ये गुंबद कहलाती है। और मेहराब जो है साथियों, वो इस तरह की एक आकृति होती है। दरवाजे के ऊपर हम एक आकृति बना देते हैं, इसे हम मेहराब कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भारत में आती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं एक बार डायग्राम के थ्रू कि भारत में ये दोनों चीजें आती हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में आता है, तो भारत में गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण कला की शुरुआत होती है। डोम और आर्क कंस्ट्रक्शन इंडिया में शुरू होता है। ये डोम कहलाता है और ये आर्क, और फिर ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि ये हर जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। और ये चीजें भारत ऐसे आई कि रोम में पहले एक बैजेंटिया एम्पायर था, बेंजेटाइन एम्पायर था, वहां से ये चीजें अरब पहुंची और अरब से ये भारत आई। दूसरा, इस्लामिक रूलर्स ने भी एक प्रैक्टिस को फॉलो किया कि जब भी वो कोई आकृति बनवाते, कोई इमारत बनवाते, तो उसमें कुरान की आयतों को लिखवाते थे। हालांकि मानव और पशु की पक्षियां उन्होंने कभी नहीं आकृतियां नहीं बनाई, पर वो कुरान की आयत वगैरह बहुत लिखवाते थे। तो इसके आक्रमण की वजह से या कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत हुई, और इसकी वजह से भारत में साथियों गुंबद और मेहराब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। डोम और आर्क कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस इंडिया में शुरू हुई। ये आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ निर्माण कराए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, जरा समझना। तो साथियों, दिल्ली में, जो दिल्ली है, तो दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, और यह भारत की पहली मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद, फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया या फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक इसी तरह दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू किया, और कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। अभी मैं कुतुब मीनार की कहानी आपको सुनाऊंगा। और एक ही कैंपस है जहां पर कुतुब मीनार बनी हुई है, और यहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, वो दिल्ली में। तो दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाया, जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। और दिल्ली में इसने कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया। हालांकि कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था इल्तुतमिश में। तो ही constructed the first mosque of India in Delhi, that was Quwwat ul Islam Mosque. He also started the construction of Qutub Minar, that was further completed by the Iltutmish. दूसरा, ये दिल्ली के साथ साथ अजमेर भी जाता है, और अजमेर में, दिल्ली के साथ साथ ये अजमेर भी गया, और अजमेर में भी इसने एक मस्जिद बनाई साथियों। और इस मस्जिद को कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये नाम आपने सुना होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। इसका निर्माण इसने अजमेर में करवाया। कहा यह जाता है कि अजमेर में चौहान राजाओं का शासन था। तो चौहान राजा थे विग्रहराज चतुर्थ। हमने पहले भी पढ़ा है इनके बारे में, पूर्व मध्यकाल में हमने अर्ली मिडाइवल में विग्रहराज 4 के बारे में पढ़ा था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। एक संस्कृत विद्यालय यहाँ हुआ करता था, और उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई थी। आज भी इस मस्जिद में आपको एक लेख के रूप में हरि केली नाटक, हरि केली एक संस्कृत नाटक है साथियों, विग्रहराज चतुर्थ का एक संस्कृत नाटक है हरि केली, वह आज भी आपको 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद पे मिल जाएगा।
तो ये दो कंस्ट्रक्शन करवाए, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हर चीज में मैंने इमेजेस बहुत यूज की हैं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, इनके समय दो साहित्यकार हुए, मोहम्मद इब्न मुबारक शाह और हसन निजामी। और हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखी थी? ताज उल मासिर, ये हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाई जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई जहां चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था और हरी केली नाम का संस्कृत नाटक यहां उकरा हुआ है। सूफी संत ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया और फिरोज शाह ने 5वीं मंजिल जोड़ी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हर एक चीज का इमेज भी है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये बनवाई गई थी। तो इसमें आपको संस्कृत नाटक देखने के लिए मिल जाएगा। संस्कृत नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इसमें उत्कीर्ण हैं अभी भी। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। ये भारत की पहली मस्जिद है और यहीं पर यह कुतुब मीनार बनी हुई है जिसमें 5 फ्लोर आपको दिखाई देंगे। अब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग करते हैं साथियों। देखो, जो कुतुब मीनार है तो इसको बनवाने का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। अब इसमें कुछ और बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो नाम है वो सूफी संत कुतुब उद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इसमें लाल और पीले बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का ज्यादा प्रयोग है। 1993 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और लाल कोट के अवशेषों पर यह निर्मित है। ठीक है, अब जो कुतुब मीनार है तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, पर वो एक ही इसका फ्लोर बनवा पाया और उसकी डेथ हो गई। बाद में 3 मंजिलों का निर्माण इसमें इल्तुतमिश ने करवाया। तो टोटल 4 मंजिलें थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। पर क्या हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ का राजा था तो 1369 में यहाँ पर बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी चौथा जो फ्लोर है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथा फ्लोर तो दोबारा से ठीक करवाया, एक और फ्लोर इस पे ऐड कर दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान है। कुतुब उद्दीन ऐबक जिसने निर्माण को शुरू किया, इल्तुतमिश जिसने इसको पूरा किया और 4 मंजिलें टोटल बनाई, फिरोज शाह तुगलक जिसने इसको रिपेयर करवाया और इसमें 5वीं मंजिल जोड़ दी। बाद में 1505 में भूकंप से इसका नुकसान हुआ, तब सिकंदर लोदी ने इसको रिजुविनेट करवाया और 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने भी इसको रिजुविनेट करवाया था। तो इन सब का योगदान है, पर निर्माण में 3 लोगों का योगदान है, कंस्ट्रक्शन में 3 लोगों का योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज तुगलक। रिपेयर कराने में सिकंदर लोदी है और एक अंग्रेज अधिकारी है रॉबर्ट स्मिथ, इन्होंने रिपेयर का काम भी करवाया था। तो ये सारी बातें साथियों आपको याद रखनी है कुतुब उद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश का संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट वॉज स्लेव डायनेस्टी। साथियों, आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा ड्यू टू क्योंकि पूरे एक दिन से मैं लगा रहा हूं, पर कल की क्लास में मैं आपको इल्तुतमिश और बलबन साथ में पढ़ा करके टॉपिक को और बड़ा करके उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि हम छोटी सी क्लास ही कर रहे हैं। एक बार मैं क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूं सारी बातों को। एक तो हमने शुरू में यह पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, मोहम्मद गौरी का गुलाम और मोहम्मद गौरी का दामाद। 1206 में लाहौर में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 25 जून 1206 को लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसे लाख बख्श, कुरान खां और पील बख्श और हातिम द्वितीय जैसे नामों से जाना जाता है। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, हमेशा मलिक और सिपा सलार के नामों से इसने शासन किया। तराइन के दूसरे युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, कालिंजर अभियान में इसने अपनी वीरता का परिचय दिखाया। मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको इक्ता प्रदान किया गया था, हांसी क्षेत्र का इक्ता इसको दिया गया था और वो गौरी के द्वारा भारत में दिया गया पहला इक्ता था। ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। बंगाल में अली मर्दान को इसने वहां का इक्तादार बनाया।
गजनी के यलदौज को हराया, मुल्तान के कुबाजा को इसने हराया था। इसके द्वारा ही भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत हुई और डोम और आर्क बनाने की प्रैक्टिस, गुंबद और मेहराब बनाने की प्रक्रियाएं भारत में पहुंची। दिल्ली में इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाई जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। दिल्ली में ही कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके कुवत उल इस्लाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया। उस मस्जिद में आज भी विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा लिखे गए हरी केली नाटक के अंश हमें दिखाई देते हैं साथियों। 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने इसको दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था। तो ये आज के सेशन की विशेषताएं हैं। कल हम इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल से हमें डिस्कस करना है। एकता प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण है, पर कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिए। हम सारे आयामों को कंप्लीट कर रहे हैं। एमसीक्यू लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।